ओके। आज हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश में ग्रामर में टॉपिक आज हमारा होगा टेंस, और इस टेंस के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतकाल में किसी कार्य के पूर्ण होने का जो बोध कराता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब हम टेंस को, जैसा कि आपको पता है, 3 प्रकार के सेंटेंसों में डिवाइड करके हम उसका अध्ययन करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में। जो पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया हो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होता है, एक ही प्रकार का कार्य होता है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने का जो नियम होगा वह रूल हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बना करके हम उसका अनुवाद बना लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वर्षा हो चुकी थी। तो इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे? जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी मौसम सूचक, जब कोई वाक्य आ जाए मौसम सूचक हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम विशेषतः इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इट के बाद, जैसा हमने लिखा है रूल में, इस सब्जेक्ट के बाद हैड होता है, तो यहाँ पर इट के बाद हैड होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे वर्षा होने की अंग्रेजी रेन होता है, इसका थर्ड फॉर्म रेन्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड कर लेंगे। अब हम आते हैं इसी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक दूसरे भी रूल पे हम आते हैं कि जब दो उपवाक्य एक साथ दिए हों, यानी 2 क्लॉज, जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब एक साथ दिया हो और उसमें पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने का क्या नियम होता है, इस नियम को आप ध्यान से देखिएगा। रूल हमारा जो सेकेंड है उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर लिख देंगे, और यहीं से क्लॉज को हम अलग अलग डिवाइड करके बना लेते हैं। उसके बाद पूरा हमारा रूल होगा उसी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी दोनों जो क्लॉज हैं जो हम बिफोर वर्ड से यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, जोड़े हैं, इनमें जो कार्य पहले हो चुका होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसका हम अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और पास्ट परफेक्ट का सिंपल सा जो रूल हमने बताया कि जब उसमें एक कार्य का होना पाया जाता है तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। तो ये दोनों सेंटेंसों को मिला करके ही हम इस प्रकार के वाक्य की रचना हम करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देकर के आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेताजी के भाषण देने से पूर्व या पहले लोग एकत्रित हो चुके थे। यहाँ पर हमने वर्ड लिया है पूर्व या पहले, दोनों एक ही शब्द होते हैं। बस कभी किसी सेंटेंस में पूर्व लिख देता है तो किसी सेंटेंस में पहले लिख देता है, इसलिए इन दोनों वर्डों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही होता है। इसलिए आपके भ्रम को दूर करने के लिए दोनों शब्दों को एक साथ लिख दिया गया है, ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए, आप ये न समझ सकें कि यह कोई दूसरा वर्ड होता और यह कोई दूसरा वर्ड होता है। तो हम आते हैं इसका अनुवाद बनाने के रूल पे कि हम इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे। जब 2 क्लॉज एक साथ हो तो उसका अनुवाद बनाने का नियम होता है, जो कार्य पहले हुआ होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे नेताजी के भाषण देने से पूर्व लोग एकत्रित हो चुके थे, यानी नेताजी भी भाषण नहीं दिए थे, उसके पहले ही लोग एकत्रित हो चुके थे। तो सबसे पहले इस टेंस का अनुवाद हम बनाएंगे, इधर का ही अनुवाद हम सबसे पहले बनाते हैं। तो इधर का जो अनुवाद बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और इधर का जो अनुवाद बनेगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो हम इस बनाते हैं, लोग एकत्रित हो चुके थे। द पीपुल हैड असेंबल्ड। अब ये पहले या पूर्व की अंग्रेजी के बाद लिखेंगे बिफोर, उसके बाद इधर का जो आपका अनुवाद बनेगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और होगा क्या, द लीडर डिलीवर्ड ए स्पीच। यानी इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया, द पीपुल हैड असेंबल्ड बिफोर द लीडर डिलीवर्ड ए स्पीच। अब हम आते हैं, इसी में एक और भी रूल होता है जो हम थर्ड रूल के रूप में जानते हैं इसको। जब बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग हुआ हो तब इसका नियम क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे पूर्व और पहले शब्द का प्रयोग किया गया था, अब ठीक उसी प्रकार से एक और वर्ड आता है बाद या पश्चात शब्द। अगर बाद या पश्चात शब्द आ जाए तो इसका अनुवाद बनाने का क्या नियम होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे बाद या पश्चात की अंग्रेजी आफ्टर कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, काम पूरा करने के बाद वह सिनेमा देखने गया। तो वह सिनेमा देखने गया कब गया, कि जब वह अपना काम पूरा कर लिया। तो इसमें काम पहले कौन हुआ, काम को करने का हुआ, उसके बाद सिनेमा को देखने का काम हुआ। तो जैसा कि हमने आपको इसके ऊपर ही बताया हम कि यह जो आपका अनुवाद इधर का होता है, इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद हम पहले बनाएंगे। तो इधर का अनुवाद चूंकि कार्य बाद में हुआ, इसलिए इसका जो अनुवाद बनेगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसा कि यहाँ पर रूल में आपको बताया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। तो वह सिनेमा देखने गया, शी वेंट टू सी सिनेमा। अब यहाँ बाद या पश्चात की जो अंग्रेजी होगी वह होगी आफ्टर। उसके बाद यहाँ का जो आपका अनुवाद होगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल भी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो चूंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट अब यहाँ वही माना जाएगा जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी कार्य करने वाला वही व्यक्ति है, क्योंकि वही व्यक्ति ही काम को पूरा करके वह सिनेमा देखने के लिए गया था। इसलिए जो सब्जेक्ट होगा यह वह माना जाएगा, इसलिए इसकी अंग्रेजी ही हो जाएगी। अब रूल के अकॉर्डिंग ही के बाद हम हैड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, पूरा करना। पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या उसने पूरा किया, अपना कार्य पूरा किया, तो यहीं पे ही वर्क कर देंगे। तो इस प्रकार से वाक्य की रचना इस प्रकार से हम कर लेंगे, ही वेंट टू सी सिनेमा आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अपना कार्य पूरा करने के बाद वह सिनेमा देखने गया। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना लेते हैं, और जो भी आपको इसमें समस्या होगी, नहीं समझ में आया होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य वह होता है जिसमें किसी बात को इनकार किया गया होता है, इसमें किसी बात को स्वीकार नहीं किया गया होता है। इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें पहले और बाद को लेकर हुआ है। तो हम आते हैं, पहला जो हम
रूल देने जा रहे हैं आपको कि जब पहले शब्द का प्रयोग हुआ हो, जो पहले शब्द का जो प्रयोग होता है, तो इस प्रकार के वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा रूल का वह हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अगर इसको आप याद कर लें तो आपको अनुवाद बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वर्षा होने से पहले मैं स्कूल नहीं पहुंच चुका था। तो मैं स्कूल नहीं पहुंच चुका था, इसका अनुवाद जो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसका अनुवाद होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड। सब्जेक्ट क्या है? मैं के इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद हैड, वहाँ की निगेटिव है तो नॉट कर देंगे। पहुंचना की अंग्रेजी रीच्ड कर देंगे, और कहाँ नहीं पहुंचना की? स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल लिख देंगे। तो आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल हो जाएगा। उसके बाद जब ये पूरा वाक्य हम बना लेते हैं तो पुनः इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं, और इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? पहले की बिफोर। उसके बाद इस टेंस का अनुवाद हम बनाएंगे, और इसका अनुवाद हो जाएगा पास्ट इनफिनिट टेंस में। तो पास्ट इनफिनिट टेंस में पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, इसलिए यहाँ इसका कर्ता के रूप में इट हो जाएगा, और वर्षा होना की अंग्रेजी रेन होता है तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म रेन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना लेते हैं। अब हम आते हैं एक दूसरे वाले स्ट्रक्चर पर। जब बाद शब्द का प्रयोग किया गया हो तब इसका नियम क्या होगा? तब जो हमारा रूल होगा वह रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फिर यही बाद की जो अंग्रेजी होती है उसको लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, खाना खाने के बाद मैं नहीं सोया। तो मैं नहीं सोया, इसका अनुवाद किस टेंस बनाएंगे? इस रूल के अनुसार आप आ जाएंगे। ये पास्ट इनफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इसका अनुवाद सबसे पहले आप बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट स्लीप। आई डिड नॉट स्लीप। अब उसके बाद जब ये पूरा अनुवाद बन जाता है तो अब इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और इसकी अंग्रेजी यानी बाद की अंग्रेजी क्या होगी? तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर। फिर उसके बाद खाना खाने, तो इसका अनुवाद हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे आप? जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी होगा। इसलिए अगर ऐसा वाक्य दे तो आप समझ लीजिएगा कि दोनों वाक्यों में, दोनों क्लाजों का जो सब्जेक्ट होगा वह जो यहाँ पे दिया होगा वही होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में पुनः हम आई लिखेंगे, और आई के बाद हैड लिखेंगे। आई हैड खाना खाने, ईटेन। उसके बाद ये खाना कैसे लिख देंगे? फूड कर देंगे। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना लेते हैं। और कोई भी समस्या अगर होगी तो आप ये जो रूल है, इस रूल को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर इस रूल को याद किए रहेंगे तो आपको अनुवाद बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, और आसानी से आप अनुवाद बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ एग्जाम्पल देकर के कैसे इसका अनुवाद बनाया जाता है। और कोई समस्या होगी तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।